नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आज 13 तारीख थी और आज पशुपालन का पेपर था, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। और मैंने पेपर मिलाया भी था और मैंने फिर देखा कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसा ही मैं आपको कृषि विज्ञान का पेपर भी जो है बना के दूंगा एक दिन पहले, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, और आज का हमारा ये वीडियो जो है प्रीवियस में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके हल करेंगे। हम केवल इस वीडियो में वही प्रश्न देखने वाले हैं जो पहले आए हुए हैं। हम एक तरफ से नहीं पढ़ने वाले, हम केवल इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अध्याय 1 प्रकाश, और प्रकाश से कौन कौन से प्रश्न दिए हम देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश से 2019 में आया हुआ एक विकल्प है और वो क्या था कि दूरदृष्टि दोष का कारण है। दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ फिर? प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत किसने दिया था? ये 18 में प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अब इसके बाद में 2015 में आए प्रश्न क्या दिया है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है 1+d/f। ये कई बार ये प्रश्न आता है। अब हम देखेंगे अदीप्त वस्तुएं हैं। तो अदीप्त वस्तुएं कौन सी है इसके बारे में हमसे, तो यहाँ पर दिया है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या क्या दिया है? चंद्रमा है, लकड़ी है, टेबल है, ये सभी है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास या निकटतम बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ नेत्र का जो निकटतम बिंदु या दृष्टि परास जो होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अब छठवां प्रश्न क्या दिया जो 2013 में आया था? अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर क्या दिया है? प्रकाश की आवर्तन क्रिया में नहीं बदलती। प्रकाश की क्या नहीं बदलती है? प्रकाश की हमेशा आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखते हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न क्या दिया है? प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तो प्रकाश का रंग कैसे पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य से। कैसे पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य से। अब हम देखते हैं आगे जो है कोई प्रश्न आ सकता है क्या इसमें से? तो इसमें से हम जो प्रश्न देखेंगे तो ये लास्ट वाले प्रश्न देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और कौन सा आ सकता है कि आंख के किस दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आंख के दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उस वस्तु को देखने के लिए या दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? ये प्रश्न आ सकता है विचलन कोण का मान किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो विचलन कोण का मान जो है बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। अब इसके बाद में अगला क्या दिया है? किस कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में हम पहला देखेंगे जो 2012 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने खाली स्थान होता है। तो अभी भी हमने इससे पहले भी देखे थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? m बराबर 1+d/f होता है। अब इसके बाद में ये प्रश्न 2012 का था। अब हम देखते हैं विचलन कोण का मान
खाली स्थान रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो अभी इससे पहले भी ये प्रश्न आया था, विचलन कोण के लिए जो है बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। आवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? आवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता स्नेल हैं। कौन है? स्नेल हैं। फिर इसके बाद में 2024 में जो प्रश्न आया था वो क्या था कि खालिस्तान लेंस बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। तो ऐसी पहचान तो उत्तल लेंस की होती है। कौन से लेंस की होती है? उत्तल लेंस की। और देख लेते हैं एक दो प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे 10वां प्रश्न, सूर्य ग्रह हमेशा पड़ता है। सूर्य ग्रहण जो है हमेशा जो है अमावस्या को पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमासी को पड़ता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अभी अभी हमने देखे तो स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है या 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमने रिक्त स्थान और हमने देखे विकल्प, ये जो है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न जो आए हुए। हालांकि सत्य से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं जो आ सकते हैं। वो क्या है? पहला प्रश्न, मानव नेत्र में आभासी लेंस होता है। ये बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया है? इंद्रधनुष काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये आ सकता है ये प्रश्न। फिर क्या दिया है? वास्तविक वर्णक्रम में लाल रंग प्रिज्म के आधार की ओर होता है। ये कैसा है? गलत है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखो ये काफी बार आई हुई सही जोड़ी है 2010, 2014 में। तो ये सही जोड़ी को हमको ध्यान से देखना है। तो पहला हम देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र पूछा है तो क्या होता है? m बराबर 1 + d/f। यहाँ पर 1 नंबर का ये है। फिर क्या दिया है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र पूछा है तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र है। और फिर हमसे पूछा है आइरिस। तो आइरिस कहाँ पर पाई जाती है? पुतली का रंग, सॉरी आइरिस क्या है? पुतली का एक आइरिस जो है, आइरिस का संबंध किससे है? पुतली के रंग से है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं, जैसे हमने अभी खाली सही जोड़ी देखे जो आए हुए प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या दिया है कि अपवर्तन के दूसरे नियम की खोज किसने की थी? तो स्नेल ने की थी। ये प्रश्न 2 बार अभी आ चुका है। किसने की थी? स्नेल ने की थी। फिर क्या दिया हुआ है? अपवर्तन दर्पण का प्रयोग अपतल दर्पण का प्रयोग किस दूरदर्शी में किया जाता है? तो परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। किस में किया जाता? परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता। फिर इसके बाद में क्या दिया है? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है सबसे ऊपर होता है। कहां पर होता है? सबसे ऊपर। फिर देखते हैं चौथा नंबर का, यदि लेंस की क्षमता +2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर की होगी। तो ये प्रश्न 2011 में पूछा था। अब हम देखेंगे संभावित प्रश्न जो आ सकता है, कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? तो कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। कौन सा इंद्रधनुष? प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है? कौन सा ग्रहण? यहां पर ये पूछा गया है कि कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? ये हमसे पूछा गया है। तो यहां पर चंद्र ग्रहण पड़ता है। कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस। 8वां क्या दिया है? उत्तल लेंस की कोई एक पहचान लिखिए। तो उत्तल लेंस क्या रहता है? यह बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वाहनों में साइड में किया जाता है, साइड ग्लास के रूप में।
अब हम देखने वाले हैं अध्याय 2, और अध्याय 2 में क्या देखने वाले हैं? चुंबकत्व। चुंबक यानी मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में कौन कौन से आए थे विगत वर्षों में, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हल किए वाले विकल्प आप देख सकते हो। उन वीडियो में मैंने एक एक विकल्प को बहुत अच्छे से समझाया हूँ, पशुपालन का समझाया हूँ और साथ में कृषि विज्ञान का समझाया हूँ, और कुछ वीडियो फसल उत्पादन के भी मैंने समझाया हूँ। तो ये सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड हम देखते हैं अध्याय 2 में क्या दिया है। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया है कि प्राकृतिक चुंबक है, यानी प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे? मैग्नेटाइट को कहेंगे। किसे कहेंगे? मैग्नेटाइट को कहेंगे। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की यहाँ पर क्या पूछी गई है? एक प्रकार से विशेषता। तो चुंबकीय बल रेखा क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। फिर इसके बाद में 16 में आए हुए प्रश्न में क्या पूछा गया है? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के नाम से जाना जाता है। फिर चौथा प्रश्न में क्या दिया है? विकल्प में क्या पूछा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है किसको कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये दिया हुआ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिंक को कहते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है? जो 2013 में प्रश्न पूछा गया था, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि लोहे चुंबकीय पदार्थ है। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या है? निकिल है। क्या है? निकिल। ये 2013 में पूछा गया था। अब इसके बाद में हम देखेंगे 2022 का प्रश्न है, और क्या पूछा था? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो है सोडियम। ये सोडियम में जो है चुंबकत्व के गुण नहीं होते हैं। अब इसके बाद में जो है 2025 में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो हम देखने वाले हैं। और वो क्या है? ये देखिए क्या पूछा है? अस्थायी चुंबक बने होते हैं। अस्थायी जो चुंबक होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। तो वैसे चुंबक की बहुत सारी विशेषता है कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट कैसे होता है? उसको गर्म करने से, और उसको पीटने से, और उसको घिसने से, ऐसी कई सारी विशेषता है। तो ये सारे प्रश्नों का आंसर हम कब देखने वाले हैं? जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो जब हम बनाए, जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बनाऊंगा तो मैं एक एक प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल बताऊंगा, तो आप वो वीडियो भी मेरा जरूर देखें। फिर इसके बाद में क्या पूछा है? चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है वो क्या है? 2 ml है। और ये प्रश्न कब आया था? 2015 में आया था और 2023 में आया था। तो इतने प्रश्न जो है हमने यहाँ से कवर किए चुंबक से। अब हम देखने वाले हैं स्पर्शन नियम होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत पूछते हैं। तो स्पर्शन नियम होता है। तो स्पर्शन नियम क्या होता है? B बराबर H tan थीटा होता है। फिर क्या पूछा इसमें? फिर कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये जो है 13वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का MKS पद्धति में वेबर बटे मीटर का स्क्वायर मात्रक होता है। फिर इसके बाद में क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल होता है। तो कितना होता है परिणामी चुंबकीय बल? जो होता है 0 होता है। फिर क्या दिया है? सामान्यतः एक चुंबक द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों में उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी बन सकती है? तो 2 बन सकती है। तो ये हमारे खालिस्तान थे। अब हम देखें ये हमारे विकल्प थे। अब हम देखने वाले हैं खालिस्तान। तो देखिए खालिस्तान में क्या, तो पहला खालिस्तान देखते हैं जो 2019 में आया हुआ था। और क्या पूछा था? बल का CGS पद्धति में मात्रक खालिस्तान होता है। तो बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? 2012 का प्रश्न है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी चुंबक की खालिस्तान कहलाती है। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। ये प्रश्न अभी कई बार पूछ लिया गया है, विकल्प में भी ये आया हुआ था। फिर इसके बाद में देखते 2011 का प्रश्न क्या पूछा है?
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS पद्धति में मात्रक है ऑस्टेड है। क्या है इसका मात्रक? ऑस्टेड। ऑस्टेड या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? गॉस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गॉस। कोष्टक के अंदर क्या लिखना है? गॉस। फिर इसके बाद में क्या दिया है? एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का मान खालिस्तान अस्टेड होता है। तो 10 की घात 4 अस्टेड होता है। ये प्रश्न 2010 और 2013 में पूछा था। तो ऐसा हम और प्रश्न देख सकते हैं जो यहाँ पर संभावित प्रश्न है। वो क्या है? गर्म लोहे से बना चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाता है। हमने पहले भी देख चुके हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 10वां प्रश्न क्या दिया है कि दो चुंबकीय खाली स्थान एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये हमने रिक्त स्थान देखे। अब हम देखने वाले हैं सत्ता। तो सत्ता में देखिए पहला सत्ता जो है 2010 का देखेंगे हम क्या आया था। क्या पूछा था? क्यूरी ताप पर चुंबक का चुंबकत्व अधिकतम होता है। क्यूरी ताप पर चुंबक का चुंबकत्व अधिकतम होता है, ये गलत है, जबकि न्यूनतम होता है। नर्म लोहे का चुंबकन तथा विचुंबकन फौलाद की अपेक्षा बहुत कठिन होता है, नहीं, गलत, सरल होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो है तीसरा नंबर नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर गलत दिया है। स्पर्जन नियम है, स्पर्जन नियम H बराबर B tan थीटा, नहीं, ये गलत है। सही क्या होता है? B बराबर H tan थीटा, ये सही इसका नियम है। अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न कि चुंबक का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुंबक होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, चुंबक का प्रत्येक अणु पूर्ण चुंबक होता है। फिर हमें 2024 का प्रश्न देखिए क्या दिया है। नर्म लोहे से बना चुंबक अस्थायी होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये प्रश्न कैसा है? सही, नर्म लोहे से बना हुआ चुंबक अस्थायी होता है। फिर जो संभावित प्रश्न है वो नीचे दिए, उनको भी देखे लेते हैं। चुंबकीय अघूर्ण अदिश राशि है। चुंबकीय अघूर्ण कैसी राशि है? अदिश, बिल्कुल सही। फिर क्या दिया है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव तथा भौगोलिक ध्रुव एक ही होते हैं। तो ये प्रश्न कैसा है? असत्य। दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N होते हैं और S होता है, S और N होता है। एक शक्तिशाली चुंबक सभी पदार्थों को आकर्षित करता है, बिल्कुल सही। तो ये हमने देखे सत्ता। अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही जोड़ी इस अध्याय से बहुत सारी आई हुई है। ये देखिए, आप देख के खुद ही समझ सकते हैं कि देखिए सही जोड़ी कितने इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या पूछा है? चुंबकीय अघूर्ण। तो चुंबकीय अघूर्ण जो है, चुंबकीय अघूर्ण क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर या अस्टेड होता है। ये मैंने रिक्त स्थान में आपको बताया था। तो पहला ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या पूछा है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु को कैसे दर्शाते हैं? B बराबर H, ये उदासीन बिंदु कहलाती है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? चांदी कहलाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? चांदी। फिर दिया है स्पर्शक का नियम। तो स्पर्शक का नियम ये हमें दिया है B बराबर H tan थीटा, ये किसका नियम है? स्पर्शक का नियम है। फिर क्या दिया है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ है सोडियम। क्या है? सोडियम, जिसे Na से दर्शाते हैं। फिर इसके बाद में हमारे सामने क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऑस्टेड या गॉस कहलाती है। तो इस तरह से हमने सही जोड़ी देखे। देखो कितने बहुत बार ये सही जोड़ी यहाँ पर आई हुई है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला अध्याय। अब अध्याय हम 3 देखने वाले हैं, और अध्याय 3 में क्या देखने वाले हैं? ऊष्मा। ऊष्मा यानी हीट। और हीट से हम देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हुए थे, और उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। और ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और जो आपको समझ में नहीं आता है तो निश्चित ही आप बिल्कुल निसंदेह मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलते रहे और मैं इसी तरह मेहनत करता रहूं। तो चलिए हम अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। और अध्याय 3 में देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न
कब आया था? 2023 में। और पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट कहूं तो इन सबसे देखा जाए तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते। अब 2023 में आया हुआ एक और प्रश्न है हमारे सामने, और पूछा क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध किस सूत्र से विदित होता है? मतलब यदि हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड टेम्परेचर में किसी का भी तापमान बदलना हो तो कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें जो है C/5 बराबर F-32/9 ये सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा, ऐसे तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है सभी पदार्थों से, लेकिन कितनी होती है? 1 होती है। अब हमसे 2018 का प्रश्न है, और वो क्या पूछा है 2018 का प्रश्न? 2018 के प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके बाद में 18 का प्रश्न है। 18 का प्रश्न क्या है कि सूर्य से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण के माध्यम से होता है। विकिरण के माध्यम से, यानी जो है किरणों के माध्यम से ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है। इसीलिए आप देखना, जैसे ही आप सब्जी बनाते हो और कढ़ाई में यदि थाली ढकी होती है और जैसे ही आप खोलते हो और यदि वो भाप यदि आपके हाथ में लग जाती है तो आपको बहुत जम से चटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो आपने बता दिया, लेकिन कितनी होती है? 536 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 536 किलो कैलोरी होती है। अब हम देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं, और वो क्या है कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, ये हमने देख लिए हैं, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सेल्सियस में 37 सेल्सियस होता है। तो 37 सेल्सियस को यदि फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना सेल्सियस हो जाएगा? 98.4 सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98.4 फ़ारेनहाइट होगा। सॉरी, 98.4 फ़ारेनहाइट होगा। और यही टेम्परेचर को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब फिर ये लास्ट प्रश्न जो है 11 का, ये 11 का सेकंड लास्ट प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मामापी किस धातु का बना होता है? तो तांबे का बना होता है। फिर क्या पूछा है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक बताइए। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस होता है। तो ये थे, तो अभी हमने देखे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो देखो बहुत बार पूछे गए। 13 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। तो हमसे क्या पूछा गया है कि भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और फिर क्या पूछा है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। फिर क्या पूछा है? 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट पैमाना जब स्टार्ट होता है तो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, लेकिन सेल्सियस पैमाना स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद में हम अगला तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपको नए नए अपडेट देते रहूँगा। और अगला पेपर हमारा कृषि विज्ञान का है, तो कृषि विज्ञान में मैं आपको पूरी जानकारी देते रहूँगा। और एक बात और, कृषि विज्ञान के पेपर के एक दिन पहले मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।